आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जो मॉर्निंग में हमारी क्लास रहती है 12 PM पे, हम लोग उसमें PYQ कर रहे हैं। हम लोग सन 2023 के जितने भी PYQ थे हम लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग सन 2022 के PYQ को पढ़ रहे हैं। पेपर फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, आज हम लोग पेपर थर्ड पढ़ेंगे साइंस का। आप PYQ अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका बैक नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहा है कि MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है। MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मॉर्निंग में जो हम लोग की क्लास होती है इसमें हम लोग कंप्लीट पेपर सॉल्व करते हैं और शाम को मेरी एक वीडियो आती है जिसमें जितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी को एक साथ कराती हूँ, जिससे आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। सन 2015 से लेकर 23 तक के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको एक वीडियो में ला रही हूँ। उसके बाद अति लघु प्रश्नों को लाऊंगी, जिससे आपको इधर उधर कहीं भी भागने की ज़रूरत ना पड़े। हम लोगों ने विज्ञान के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को कर लिया है मात्र 10 से 15 मिनट में। आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे हम लोग कंप्लीट पेपर को सॉल्व करते हैं। MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। MKS पद्धति में जूल को किससे इंगित करते हैं? तो J से इंगित किया जाता है। नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बात करें तो वाशिंगटन DC में स्थित है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, यह आपके एग्ज़ाम में घूम घूम के पूछता है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ साथ वैमानिक और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए क्या है? उत्तरदायी है। नेक्स्ट, निष्क्रिय गैस में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो ये निष्क्रिय गैस की बात करें तो 2 और 6 है। निष्क्रिय गैस में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S=2 P=6, जहां उपकेश या ऊर्जा स्तर है और इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर रहा है? दर्शाता है। नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन क्या है? B और C है। जल में घुलनशील विटामिन क्या है? C है। अगली बार जो हम लोग सन 2023 के पेपर को सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे पूछा था कि जल में घुलनशील विटामिन क्या है, तो वहाँ पे ऑप्शन B दे दिया था। आपसे यही दो क्वेश्चन पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन क्या है, या पूछ लेगा वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो वसा में कीड़ा है कि बस यही 4 जो विटामिन हैं वो कहाँ किस में घुलनशील हैं? वसा में। आप ये याद करने की ट्रिक है, ADE के रहता है तो मैंने उसको उल्टा कर दिया है, कीड़ा कर दिया। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है आपको कहीं भी मिल जाए, विटामिन K, विटामिन A, विटामिन D या विटामिन A, मतलब AED कुछ भी अगर मिल जा रहा है तो ये सब जो है ये किस में है? वसा में घुलनशील हैं। और अगर बात B और C की, अगर B C एक कहावत है, आप लोग सुनते भी हैं, कहते भी हैं, अगर गांव के लोग होंगे तो उसको रिलेट कर सकते हैं कि गई भैंस पानी में। तो भैंस कहाँ जा रही है? पानी में। BC पानी में। और पूछ क्या रहा है कि जल में घुलनशील है। जल में क्या होता है? पानी ही तो होता है ना। तो गई भैंस कहाँ जा रही है? पानी में। तो गई भैंस पानी में, यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन सही है? BC है। वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? कीड़ा है। कीड़ा मतलब विटामिन K, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन A। आप इसको ऐसे थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से एक दूसरे को क्या कर ले, एक दूसरे से रिलेट करके आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। तंत्रिका कोशिका की विशेषता है। तंत्रिका कोशिका की क्या विशेषता है? तंत्रिका कोशिका की विशेषता है कि इसमें केंद्रक नहीं होते हैं। तंत्रिका कोशिका में कोशिकाएं विभाजन नहीं होती, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब तंत्रिका कोशिका की विशेषता यह है कि इसमें केंद्रक नहीं होता है।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अति लघु प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो अति लघु जो प्रश्न है ये भी 6 आते हैं, 5 ऑब्जेक्टिव 6 ये। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार का होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार का होता है, एक गतिज होता है, एक स्थितिज होता है। भौतिक में किसी यांत्रिक प्रणाली किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। या आंतरिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, गतिज और क्या होता है, स्थितिज होता है। नेक्स्ट, सौर मंडल में 8 ग्रहों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आपके एसएसटी में भी पूछेगा और साइंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसएसटी में भी आते हैं और साइंस में भी आते हैं। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों को क्या करना है, नाम लिखना है, वो भी क्रम से पूछ रहा है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून क्या हैं, ये ग्रह हैं। कौन से, सौरमंडल के 8 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये क्या है, ग्रह हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह माने गए हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह माने गए हैं, तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह माने गए हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। जेम्स चैडविक ने बेरिलियम की एक बहुत पतली शीट पर अल्फा कण विकिरण की बमबारी की थी। अल्फा अणु में इस विकिरण ने बेरिलियम परमाणुओं से न्यूट्रॉन को क्या कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। तो जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं 2 जो रोगों के नाम हैं, हैजा, मियादी बुखार। आप इस दोनों को याद रखिए, ये इस समय बहुत फैला भी हुआ है। डेंगू, मलेरिया ये सब क्या है, ये मच्छर से होने वाले रोग हैं। बट जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन सा है, हैजा और मियादी बुखार। ये सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। ये आकेंद्रिक कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिका सरल जीव हैं और प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम आप इतना ही लिख दीजिएगा कि जीवाणुओं से होने वाले 2 रोगों के नाम हैजा, मियादी बुखार है। ये सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो प्राय एक कोशिकीय होते हैं। बस आप इतना भी लिख दिए तो आपको 1 नंबर कंप्लीट मिल गया। ज़्यादा कहानी लिखने की भी जरूरत नहीं है। वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में किन्हीं 2 अंतर लिखिए। वनस्पति कोशिका और कोशिका में 2 अंतर, कोशिका भित्ति और क्या है, प्लास्टिड। वनस्पति कोशिका में एक कठोर और निश्चित आकार वाली कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है। प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, केवल एक पतली और लचीली कोशिका कला होती है। वनस्पति कोशिका में प्लास्टिड होते हैं जो क्रमशः संश्लेषण और अन्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि प्राणी कोशिका में प्लास्टिड नहीं होते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। दूसरे शब्दों में समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। समस्थानिक क्या है कि समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी, भिन्न होगी। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको याद करें तो प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, भिन्न होगी। हाइड्रोजन, इसको थोड़ा समझाया गया, आप देख लीजिएगा, कुछ इसमें है नहीं कि इतना पढ़ाऊँ। 1 नंबर में आप इतना कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए क्या है कि हाइड्रोजन को क्या किया गया, प्रोटियम 1H1 1 का प्रोटॉन से दिखाया गया, 0 न्यूट्रॉन हो गया, द्रव्यमान संख्या 1 हो गया। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम भौतिक का एक आधारभूत नियम है जो कहता है कि किसी बंद
निकाय की कुल ऊर्जा के समय के साथ हमेशा स्थिर रहती है। इसका अर्थ है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। यह केवल बंद निकायों पर लागू होता है। एक खुले निकाय में ऊर्जा निकाय में प्रवेश निकाय कर सकती है, जिससे कुल ऊर्जा बदल सकती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। आप इसको देख लीजिएगा, इसका समीकरण। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्वालामुखी पृथ्वी की पपड़ी में एक छेद या दरार होता है जिसमें पिघला हुआ लावा, राख, गैसें और चट्टान के टुकड़े बाहर निकलते हैं। यह पिघला हुआ लावा पृथ्वी के अंदर गहराई में स्थित मैग्मा कहलाता है। जब मैग्मा ज्वालामुखी से बाहर निकलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार की अगर बात करें तो सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी हाल में ही विस्फोटित हुए हैं या भविष्य में विस्फोटित होने की संभावना है। सुप्त ज्वालामुखी क्या है? आप ज्वालामुखी के प्रकार और इसके नाम याद रखिए, क्योंकि इनके नाम एक नंबर में पूछ लेता है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के, उनके नाम लिखिए। सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और क्या है? विलुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त वाला ज्वालामुखी क्या है कि ये ज्वालामुखी हजारों या लाखों वर्ष से निष्क्रिय है, लेकिन भविष्य में विस्फोट होने की क्या है? संभावना है। विलुप्त क्या है? ये ज्वालामुखी लाखों वर्षों से निष्क्रिय है और भविष्य में विस्फोट होने की संभावना नहीं है। ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है? विस्फोट से निकलने वाले लावा, राख और गैस से जान माल का नुकसान होता है। ज्वालामुखी विस्फोट निकलने वाली राख और गैस से वायु को प्रदूषण कर बनाती है, जिसमें सांस लेने की तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं। उत्क्रमणीय तथा अनुक्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जिनके विपरीत परिवर्तन भी संभव होते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन जैसे बर्फ का पिघलना, पानी से भाप बनना, कागज का मुड़ना, ये सब क्या है? उत्क्रमणीय परिवर्तन। वे परिवर्तन जिनके विपरीत परिवर्तन भी संभव होते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जिनके विपरीत परिवर्तन संभव नहीं होते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि हम किसी वस्तु को उसके मूल रूप में वापस नहीं ला सकते तो वह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, भोजन का पचना, कागज का जलना, लोहे का लगना, ये सब क्या है? लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है कि जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वे क्या है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अम्ल वर्षा किन्हीं दो ऑक्साइडों के वातावरण अम्ल वर्षा किन्हीं दो ऑक्साइडों के वातावरण जल के साथ क्रिया करके बनती है। अम्लीय वर्षा एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होती है, जो तब शुरू होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस यौगिक हवा में छोड़े जाते हैं। वे पदार्थ वायुमंडल में बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, जहां वे पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करते हैं और अधिक अम्लीय प्रदूषक बनते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा के रूप में जाना जाता है। अम्ल पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होती है। ये जलीय जीवन, वनस्पति और मिट्टी को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। इमारतों, मूर्तियों को भी क्या करते हैं? क्षति पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कंकाल तंत्र के कार्य लिखिए। मतलब कंकाल तंत्र के भी कार्य होते हैं। देखिए, कंकाल तंत्र के कार्य निम्नलिखित है। कंकाल तंत्र का कार्य शरीर को आकृति देना है। बिना कंकाल के आप आकृति थोड़ी ना बॉडी की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सहारा प्रदान करते हैं, चलने फिरने में योगदान देना और कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह हमारे शरीर को एक निश्चित आकार और रूप देता है। यह मांसपेशियों को जोड़ने और उन्हें गति प्रदान करने में मदद करता है। कंकाल तंत्र शरीर को महत्वपूर्ण अंग जैसे कि मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और यकृत को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कंकाल तंत्र मांसपेशियों के साथ मिलकर शरीर को क्या कर रहे हैं? गति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? इसके कारण को
कारण एवं रोकने के उपाय पर प्रकाश डालिए। मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत हवा और पानी के प्रभाव से बह जाती है। यह एक गंभीर समस्या है जो कृषि, पर्यावरण और मानव जीवन को नुकसान पहुंचाती है। मृदा अपरदन के कारण वृक्षों का अविवेकपूर्ण कटाव, वनस्पति फैलाव का घटना, वनों में आग लगना, ये सब क्या है? मृदा अपरदन के कारण। सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियों को अपनाना। मृदा अपरदन रोकने के कुछ उपाय हैं। वन को संरक्षण करिए, वृक्षों को लगाइए, बांध बनवाना, ये इन सब के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। अब उल्टा चढ़ाई। बाढ़ नियंत्रण क्या है? मृदा अपरदन को रोकना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, पर्यावरण को बचाने और मानव जीवन को बेहतर बनाने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। तंत्रिका ऊतक का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्य के बारे में लिखाइए। तंत्रिका ऊतक के कार्य, आप इसका फिगर देख लीजिए अच्छे से, इसको आप बना लीजिएगा। आप इसको नहीं भी बनाएं, इसके कार्य को भी लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा ज़रूर, क्योंकि उसके ऊतक के बारे में भी लिखने के लिए कहा है और नाम भी, मतलब फिगर बनाना और उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा गया है। शरीर के समस्त अंग व कार्य सामंजस्य स्थापित करता है। तंत्रिका ऊतक की प्रमुख विशेषताएं। तंत्रिका ऊतक क्या है? संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। तंत्रिका ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में सूचनाओं को संचारित करने का कार्य करता है। तंत्रिका ऊतक शरीर की विभिन्न प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि मांसपेशियों की गति, हृदय गति आदि। ये सभी क्या है? तंत्रिका कोशिका की कार्य हैं। आज हम लोग सन 2022 के साइंस के जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने उनको पढ़ लिया है, और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी या सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारी क्लासेस समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सन 2022 कंप्लीट होने के बाद हम लोग सन 2021 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़ेंगे। सारे प्रश्न पत्र मैं यहीं इसी क्लास पे आपके सारे जो प्रश्न पत्र हैं उनको कंप्लीट कराऊंगी। आप क्लास को कंटिन्यू देखिए। 30 से 40 दिन आपके पास बचा है, उस 30 से 40 दिन का सही प्रयोग करिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, जिससे कि आपका बैक ना लगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाम को।